नमस्कार मित्रों, द नेशनलिस्ट क्यू के इस ताज़ा एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ एक खास मेहमान हैं श्री राजेश गुगना जी। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच अरुण जी। आपको दोबारा आपके साथ बार बार मुलाकात हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे दर्शकों की बहुत ही अच्छे व्यूज आ रहे हैं और लगातार उनकी आस्क हमारे पास आती रहती है। तो इस बार हमारे बहुत सारे दर्शकों ने हमारे पास ये संदेश भेजा कि वक्फ का मसला चल रहा है, तो वक्फ के मसले पे राजेश जी के साथ बातचीत की जाए, क्योंकि वो जटिल मुद्दों को थोड़ी सरल भाषा के अंदर समझाने में उनकी महारत है। और तो इसलिए हम आज राजेश गुगना जी से इसके विषय में बात करेंगे। राजेश जी का मैं एक संक्षिप्त परिचय करवा देता हूँ। राजेश जी जो है वो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और भारत सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय सहित कई प्रमुख मंत्रालयों को जो है वो हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अलावा मानवाधिकार के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। अ, बुद्धिजीवी हैं, प्रबुद्ध वर्ग से संबंध रखते हैं, साहित्य की बहुत अच्छी समझ रखते हैं। हमारी अक्सर जो है वो ऑफ कैमरा साहित्य को लेकर इतिहास की बहुत अच्छी समझ है, उन्हें पोइट्री, सांस्कृतिक संदर्भों की पोइट्री। बहुत अच्छी हाँ। समझ है। और अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के साथ भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और कई प्रमुख दायित्व उनके पास जो है वो रहे हैं। तो राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो वक्फ का पूरा मसला चल रहा है, और मैं दर्शकों को बता दूं, ये जो हम आज का एपिसोड कर रहे हैं ये आगे आने वाले समय में भी जो है वो वक्फ को लेकर आपके लिए हम इस तरीके की चर्चा कर रहे हैं कि इसकी एक शेल्फ लाइफ रहे। ये जो इसको लेकर राजनीतिक चर्चाएं चल रही है उससे थोड़ी सी अलग है, ये इस मुद्दे को समझने का प्रयास है। और क्योंकि सरकार, भारत सरकार जो है वो वक्फ को लेकर एक नया बिल लाने वाली है, उसे लेकर एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी बनी थी। और ये मसला काफी चर्चा में है और इसके आसपास काफी राजनीति भी हो रही है। लेकिन जब ऐसे मसले आते हैं तो जो उसके मूल तथ्य हैं वो जो है छुप जाते हैं और उसके आसपास जो है वो बहस होती रहती है और लोगों को बात समझ में नहीं आती कि असल में ये जो है ये आपस में जो गुत्थम गुत्था हो रहे हैं पक्ष और विपक्ष, जो है ये मुद्दा क्या है असल में। तो इसीलिए इस पे चर्चा करेंगे राजा जी। ये वक्फ जो है इसका आप थोड़ा बताइए, इसका मतलब क्या है, इसका हिस्टोरिकल संदर्भ क्या है, इसका ऐतिहासिक संदर्भ क्या है। तो आप थोड़ा सा इसको बताएं कि क्या है और ये कैसे इवॉल्व हुआ है, फिर हम इसकी समसामयिक संदर्भों में जो चीजें हो रही हैं उसको लेकर चर्चा करेंगे। शुक्रिया अरुण जी। वक्फ की बात करते हैं तो वक्फ जो है वो उसका ताल्लुक तो इस्लाम से है, सीधी सादी सी बात है। बाकी किसी और में धर्म में, जैसे कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, ईसाइयत में और अलग अलग चीज़ों से लगभग लगभग ऐसी चीज़ें हैं, पर वक्फ नाम एक केवल इस्लाम से जुड़ा हुआ है। और चूंकि इस्लाम में कहते हैं कि काफी पुराना है, तो आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ा हुआ है, ये कहना ठीक रहेगा। इस्लामी कंसेप्ट है, पर इसकी शुरुआत मोहम्मद साहब से होती है। तो आप जानते हैं कि मोहम्मद साहब जो थे, उन पर आयतें उतरी थी, उससे कारण से उनको आखिरी पैगंबर माना गया। और जब इस्लाम कायम हो गया, तो कायम होने के बाद इस्लाम को जो फॉलो करते थे, उसमें जो उनके पहले पहले लोग थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, और जिसमें उनकी बेबी फातिमा भी थी और बाकी लोग थे। एक थे उमर इबन अल खतब, हो सकता है मैं नाम ढंग से ना करूं, पढ़ रहा हूं। तो ये जो थे दूसरे खलीफा थे इस्लाम के, सक्सेसर हुए उनके। और ये इनके बारे में बहुत बढ़िया बात आती है। एक किताब है, साहिल बुखारी हदीथ 2737। उसके अंदर एक वाक्य आता है कि उमर बिन अल खतब, जो दूसरे खलीफा थे, उन्होंने खैबर में एक जमीन खरीदी। और जमीन खरीदने के बाद वो मोहम्मद साहब के पास गए और उन्होंने उनसे पूछा कि आप मुझे बताएं कि मैं इस जमीन का कैसे इस्तेमाल करूं। मोहम्मद साहब से पूछते हैं, जो दूसरे खलीफा खातब, उमर बिन खातब जो। तो मोहम्मद साहब के जो शब्द है, मैं उनको अंग्रेजी में मेरे पास लिखा हुआ है, तो मैं उसको हिंदी में पढ़ के बताता हूँ। तो मोहम्मद साहब ने उनको बोला कि अगर तुम चाहो तो तुम इसका एक वक्फ बना सकते हो। मतलब इनअलाइनेबल एंडाउमेंट्स, ऐसी ऐसी दान, ऐसा ट्रस्ट बनाना जो कि वापस नहीं हो सकता। और बोला कि एंड गिव इट्स प्रोड्यूस्ड इन चैरिटी, इंग्लिश में बोला, इफ यू लाइक यू मे मेक इट ए वक्फ एंड गिव इट्स प्रोड्यूस टू ए चैरिटी। अगर आप चाहो तो आप इसका जमीन का वक्फ बना सकते हो, और जिससे भी जो भी उत्पत्ति होगी, आय होगी, उसको आप चैरिटी में दे दीजिएगा, दान में, लोगों की भलाई के बारे में। उनकी बात को मानते हुए जो उमर थे, उन्होंने अपनी उस जमीन को वक्फ डिक्लेयर किया। और उन्होंने लिखा,
जो उन्होंने लिखा मैं उसको पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ। अंग्रेजी में लिखा है, मैं कोशिश करूंगा अंग्रेजी हिंदी दोनों में बताऊं। बोला कि ये जमीन इट शैल नॉट बी सोल्ड, ये कोई भी इसको बेच नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने इसको धर्म के नाते में दे दिया है, भलाई के लिए दे दिया, तो कोई इसको बेच नहीं पाएगा। नॉर इनहेरिटेड, कोई इसके बाद मेरा कोई सक्सेसर इसको यूज नहीं करेगा। नॉर गिवन अवे एज ए गिफ्ट, कोई इसको दान में भी नहीं देगा, गिफ्ट में भी नहीं देगा, उपहार में भी नहीं देगा। बट इट्स प्रोड्यूस शैल बी यूज फॉर चैरिटी, पर जनमानस की भलाई के लिए इसके जो प्रोड्यूस होंगे, खेती होगी या उसे आमदनी होगी, वो चैरिटी के लिए यूज की जाएगी, जनमानस की भलाई के लिए। फॉर द पुअर, गरीबों के लिए यूज की जाएगी। द रिलेटिव्स, जो रिश्तेदार है उनके लिए यूज की जाएगी। स्लेव्स, जो गुलाम है उनके लिए यूज की जाएगी। द जिहाद, जिहाद के लिए यूज की जाएगी। ट्रेवलर्स, जो सफर करते हैं उनके लिए यूज किया जाएगी। एंड द गेस्ट। ये पहला डॉक्यूमेंट लिखा गया जब उन्होंने वक्फ बनाया, ये वक्फ का पहला डॉक्यूमेंट है जो मोहम्मद साहब के कहने पर खताब जो दूसरे खलीफा थे उन्होंने ये पहला वक्फ बनाया। और बहुत इसका एक इस्लाम में बहुत जबरदस्त वो है, क्योंकि मानते हैं कि ऐसा बोलते हैं कि आदमी चला जाएगा तो उसके बाद उसको कैसे याद किया जाए। तो बोलते हैं उसको कैसे याद करेंगे कि भी जो उसने वक्फ किया, लोगों की भलाई में पैसा लगाया, कुछ कराया, उससे उसको याद किया जाएगा। या उसके परिवार के कुछ लोग उसको अच्छे कामों के लिए याद करेंगे तो उससे उनको याद किया जाएगा। वरना इस्लाम में जन्म समाप्त हो गया तो सारा मामला खत्म हो जाता है, आगे कुछ बढ़ता नहीं है, क्योंकि पुण्य पुण्य का और उसके कंसेप्ट थोड़े हमारे हिंदुओं वाले हैं। तो उन्होंने ऐसा करके किया कि भाई ऐसे करेंगे। उसके बाद इस्लाम में वक्फ करने का एक पूरा सिलसिला हो गया, जो भी, क्योंकि इस्लाम व्यापारियों का धर्म था, जो बहुत बड़े बड़े व्यापारी थे, अरब के व्यापारी थे, बहुत बड़े बड़े, मोहम्मद साहब खुद बहुत बड़े व्यापारी थे, बीबी फातिमा बहुत बड़ी व्यापारी थी। तो ये बड़े बड़े व्यापारी थे, इनके पास बहुत पैसा होता था। और उसके बाद जब इस्लाम फैला तो इस्लाम ने पूरी दुनिया पे काफी, दुनिया के बड़े हिस्से पे काबिज हुए। और काफी उन्होंने पैसा लिया, कमाया, मतलब जहां जहां गए पैसा कमाया, लूटा या जो भी करिए। तो इतना सारा पैसा, और पैसा आने के बाद एक मोहम्मद साहब का ये कि वक्फ करना है आपने गरीबों की भलाई के लिए, अपने अपनी अपनी जो जमीनें हैं वो दान करनी है। और क्या करना है, क्या करना है, मस्जिदें बनानी है। इसलिए देखिए पूरे भारतवर्ष के पूरे इस हिस्से में, क्या दुनिया भर में, चाहे लोग हो ना हो, मुस्लिम हो ना हो, आपको मस्जिदें मिलेंगी बहुत बड़ी बड़ी, ईदगाहें बहुत बड़ी बड़ी मिलेंगी, मदरसे बहुत बड़े बड़े मिलेंगे। दिल्ली के अंदर हर दूसरी बिल्डिंग जो है सराय के नाम से है, नेब सराय, शेख सराय। वो सराय क्या थी, वो सराय इसलिए कि ट्रेवलर्स, अभी बोला ना, फॉर द ट्रेवलर्स, फॉर द पुअर, तो ट्रेवलर्स के लिए सराय बनाई गई, कुएं बनाए गए। तो एक जनमानस की भलाई के लिए मोहम्मद साहब ने बोला कि आपको करना हैगा। और हर हर मुस्लिम का एक फर्ज हो गया वक्फ करना। और जक़ात भी फर्ज है, और उसके बाद और तरह की चीजें भी फर्ज है। राजेश जी, अभी थोड़ा समसामयिक संदर्भों में आप इसको बताएं तो अब ये पोस्ट इंडिपेंडेंस में कैसे इवॉल्व हुआ, क्योंकि बाद में तो प्रॉपर्टियों को लेके बड़े झगड़े शुरू हो गए। जी अब ये जी। जो एक पुराना जो लॉ है उसके अंदर जो है वो कुछ एक वक्फ बोर्ड तरीके की एंटिटी है, नया लॉ क्यों लाने की जरूरत पड़ी? तो थोड़ा सा इसके जो है इन पहलुओं पर अगर आप देखिए पहले तो अंग्रेजों के टाइम पे तो वो लोग ज्यादा इस तरफ एक छोटे मोटे कानून के हिसाब से, अंग्रेजों के साथ ये था कि उन्होंने कभी भी धार्मिक मामलों के अंदर ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं किया। उन्होंने जैसे मंदिरों का प्रबंधन था या मौसम बताओ, और रिलीजियस एक्टिविटीज में भी, मैरिजेस के बारे में भी उन्होंने कभी भी कोशिश की। पेनल कोड तो बनाया उन्होंने मजबूरी में, तो सिविल कोड में वो कभी घुसे नहीं। तो इसलिए अब होता रहा। लेकिन देखिए हिंदुस्तान में मुसलमानों का काफी समय तक राज रहा, 1000 साल के करीब रहा होगा, और वो राजे महाराजे नवाब थे। तो प्रॉपर्टीज, जो एक बार वक्फ को प्रॉपर्टी चली गई तो वो तो ईश्वर के नाम पर हो गई, और उसको कोई ना बेच सकता है, कुछ करता है, तो वो प्रॉपर्टी वक्फ की रहती थी। तो पूरे भारतवर्ष के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टीज आज भी करें तो कहते हैं कि सबसे बड़ी जो लैंड ओनरशिप है वो वक्फ की है, रेलवे के बाद या रेलवे के बराबर। इतना बड़ा देश, उसमें इतनी सारी संपत्तियां, और इस्लाम के नाम पे दान की जाए जो दूसरे किसी काम में आ नहीं सकती। तो उसको लेके ऐसा कोई कानून जो था वो शुरू में था नहीं। तो पहला पहला जो कानून वक्फ एक्ट के नाम से आता है वो 1995 में आता है। उसका नाम है द वक्फ एक्ट 1995। उसमें वक्फ की परिभाषा दी जाती है, वही परिभाषा दी जाती है जो अभी मैंने बोला, मोहम्मद साहब ने खातिब को बोला, कि बोला कि वक्फ इज ए परमानेंट डेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय ए मुस्लिम फॉर रिलीजियस चैरिटेबल एंड पायस पर्पस। द प्रॉपर्टी कैन इंक्लूड लैंड, बिल्डिंग और अदर एसेट्स। कि मतलब वक्फ जो है वो एक परमानेंट, आपने अपना जो एक मुस्लिम जो है वो धार्मिक
सामाजिक कार्यों के लिए, चैरिटेबल कामों के लिए, पवित्र कामों के लिए जो अपनी संपत्ति दान दे देता है या ट्रस्ट कर देता है, उसको वक्फ बोलेगा। कुछ भी हो सकता है। और उस वक्त 1995 में जो है एक बनाया गया सेंट्रल वक्फ काउंसिल, CWC, जिसने कि सरकार को वक्फ के मैटर में सलाहें देनी थी, एक सलाहकारी संगठन था। उसके बाद उन्होंने बनाया स्टेट वक्फ बोर्ड्स। हर राज्य के अंदर एक वक्फ बोर्ड बनाया गया जो कि वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करेगा। उसके बाद एक संस्था बनाई गई, सर्वे ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी। तो उन्होंने एक संस्था बनाई गई कि हर स्टेट के अंदर एक सर्वे कमिश्नर ऑफ वक्फ बनाया गया, कि वो सर्वे करेगा और देखेगा कि वक्फ की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, उनका डॉक्यूमेंटेशन करेगा, उनको ढूंढेगा, उनकी मार्किंग करेगा और रजिस्टर ऑफ वक्फ मेंटेन करेगा। कि ये संपत्तियां एक रजिस्टर करेगा कि इस शहर में इस जगह पे ये इतना मतलब खसरा नंबर है, वो वक्फ की प्रॉपर्टी रजिस्टर मेंटेन करेगा। एक नया शब्द आता है, वो है मुतवल्ली। मुतवल्ली मतलब वक्फ का मैनेजर, जो वक्फ की प्रॉपर्टी का ध्यान रखेगा। तो मुतवल्ली का काम था कि वक्फ प्रॉपर्टी का प्रबंधन करे, मैनेजमेंट करे। और जो वक्फ बोर्ड था उसका काम था कि मुतवल्ली की अपॉइंटमेंट करे, अगर कोई ढंग से काम नहीं कर रहा तो उसको हटा दे। ये किया गया। उसके बाद चूंकि देखिए, मोहम्मद साहब ने बोला और उन्होंने खलीफा ने बोला कि चूंकि वक्फ प्रॉपर्टीज जो है प्रोटेक्टेड हैं, एलिनेशन नहीं हो सकता, सेल नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता, अनऑथराइज यूज नहीं हो सकता, तो उसका ध्यान में रखते हुए एक वक्फ ट्रिब्यूनल बनाया गया, जिसमें कि वक्फ संबंधित जो भी डिस्प्यूट्स होंगे उसको वो इस्तेमाल उसके वहां चले जाएंगे, टर्मिनल में जाएंगे। और वो वक्फ ट्रिब्यूनल का काम है कि वो केसेस, प्रॉपर्टी से संबंधित जो केसेस हैं वो करे, क्योंकि सिविल कोर्ट को कोई शक्ति नहीं है वक्फ के प्रॉपर्टीज के बारे में इंटरफेयर करने की, वो वक्फ ट्रिब्यूनल ही करेगा। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई कि स्टेट गवर्नमेंट को भी अगर कुछ मसले हो जाए, मिसमैनेजमेंट, तो वो उसके अंदर जा सकते हैं। और वक्फ बोर्ड को भी अथॉरिटी थी कि एनक्रोचमेंट हो जाए तो इसके बारे में कुछ ना कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। ये ऐसे करके हमारा 2095 का वक्फ एक्ट हुआ। लेकिन वक्फ एक्ट तो हो गया, सब कुछ हो उन्नीस सौ गया। पिचानवे का जो एक्ट। 1995, जी। सॉरी, सब कुछ हो गया। लेकिन कोई पूछे कि क्या वक्फ की इतनी सारी प्रॉपर्टी है, क्या वो सुरक्षित है, तो उसका उत्तर होगा 100 में से 100 लोग बोलेंगे कि नहीं, वो असुरक्षित है, सुरक्षित नहीं है। अगर आप पूछें कि क्या उसको संरक्षित करने का जो बोर्ड है, ये सब ट्रिब्यूनल है, क्या वो ढंग से काम कर रहे हैं, तो 100% बोलेंगे कि नहीं, कोई भी ढंग से नहीं काम कर रहा। क्योंकि हर जगह जो वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर जो लोग मैनेजर्स बनते हैं, मुतवल्ली बनते हैं, बोर्ड मेंबर, वो खुद ही वक्फ प्रॉपर्टी को मिसयूज करना शुरू कर देते हैं। तो ये थोड़ा एक दुखद है, क्योंकि एक अच्छे मन से करा गया दान एक मिसयूज होता है। एक नया एक्ट आया, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2013। इन्होंने उसमें उन्होंने पेनल्टीज बढ़ाई और मैंडेटरी सर्वे कर दिया। पहले लोग सर्वे करते ही नहीं थे। उसके बाद प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के बारे में ये सब छोटी छोटी सी बातें चेंजेस किए गए 2013 के अंदर। पर मामला तो वहीं का वहीं अटका हुआ पूरा करते हुए। तो अभी ये जो भारतीय सरकार है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के अंतर्गत, क्योंकि वो सबका ध्यान रखते हैं, चाहे किसी भी रिलीजियस ग्रुप के लोग हों, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, चाहे वो सिख हों, चाहे वो मुस्लिम हो, जैन हो, बुद्ध हो, तो उन सब का ध्यान रखते हैं। और वक्त चूंकि इतनी इम्पोर्टेंट हुआ है, तो ये माना गया कि ऐसा भारतीय जैसे एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, उसके अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि एक माइनॉरिटीज की इतनी इतनी पॉइस और इतनी इंपॉर्टेंट वक्त वो है, तो उसको जाया जाया हो, वो जाया नहीं होनी चाहिए। तो एक नया अमेंडमेंट बिल लाया गया 2024 में, जिसका नाम था द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2014। ये लोकसभा में 8 अगस्त 2024 को प्रस्तुत किया गया। और इसका काम था कि टू एनहांस द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टीज इन इंडिया, ऐसा का करके नाम था था। वर्क अमेंडमेंट बिल अभी 2024। हाँ हाँ, ये द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, जी, ठीक इस है। नाम से बिल आया। अब इसमें इसकी जो मैं कुछ खास खास बातें, क्योंकि ये बिल आ गया और इसके बाद इस बिल को जो है पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भी भेजा गया, काफी उसमें विवाद हो रहा था। तो पार्लियामेंट्री कमेटी की हम अभी उसकी वो सुनने में आती हैं खबरें, कोई झगड़ा हो गया, गिलास तोड़ दिया, कुछ नहीं हो गया। अब मुझे बड़ा दुख होता है कि मोहम्मद साहब ने बोला कि भाई लोगों के भले के लिए करना है। अब उसके बारे में जब चर्चाएं होती हैं तो गिलास चलते हैं तो लड़ाई झगड़े होते हैं। चलिए, वो जैसा भी है, राजनीतिकों का काम है, उनका वो काम है, वो अहले सियासत जाने, तो अहले सियासत हैं। तो इस एक्ट में जब नया एक्ट लगाया गया तो सिर्फ अभी बोला कि अगर पुराना एक्ट काम नहीं कर रहा और उसका नाम से कुछ बात नहीं बन रही, तो जब कुछ सब कुछ नया हो रहा है तो नाम भी बदला जाए, नया नामकरण किया जाए इसका। तो बड़ा अच्छा नाम डाला गया।
द यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। इसका हिंदी में करेंगे तो उसको आप उम्मीद के नाम से भी पढ़ सकते हैं। 2024। 2024 हाँ, रीनेम किया, 1995 के एक्ट को रीनेम कर दिया 2024 के अंदर। जी। नया ठीक। नाम उसमें उसमें दिया गया, ठीक है। वो पुराने एक्ट में नया नाम आएगा। और इसमें इंप्रूवमेंट ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट एंड एफिशिएंसी उसमें दिया गया। अब सब कुछ आ गया, क्या करना है, मैनेजमेंट भी करना है, वक्फ बोर्ड का एम्पावरमेंट भी करना है, उसमें एफिशिएंसी भी लानी है और डेवलपमेंट भी करना है। तो एक चहुमुखी जिसे विकास बोला जाए कि भाई उसके हिसाब से सारा ध्यान रखा गया। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात आई कि भाई कौन करेगा वक्फ, कौन कर सकता है वक्फ, तो बोला क्योंकि मुसलमान ही वक्फ कर सकता है। तो ये नहीं है कि मैं आज हिंदू हूं और कल मुसलमान बनूं और अपनी पूरी संपत्ति को वक्फ कर दूं। कुछ लोग कर देते थे, तो बोला अगर आप वक्फ करना चाहते हो तो आप कम से कम 5 साल से इस्लाम को प्रैक्टिस करना होना चाहिए। अब 5 साल पहले से आप प्रैक्टिस कर रहे थे तो वक्फ कर पाओगे, पहली बात बताई। उसके बाद बताया था कि जो वो था कंसेप्ट ऑफ था एक वक्फ बाय यूजर। मान लीजिए कोई संपत्ति जो है वो वक्फ के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, चाहे उसमें दरगाह हो रही है, कब्रिस्तान हो रहा है, कुछ हो रहा है, इस्तेमाल हो रही है। तो पहला था कि वक्फ बाय यूजर को भी वक्फ माना जाता था, कि भाई इस पे रिलीजियस पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, प्रोलॉन्ग यूज है। तो वो हटा दिया कि सिर्फ वक्फ बाय यूजर से नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके रजिस्टर है ना वक्फ प्रॉपर्टीज के। तो अगर वक्फ प्रॉपर्टी में रजिस्टर्ड है, सर्वे के अंदर आ गई, तब तो ठीक है। लेकिन इसलिए कि कोई उसको नमाज पढ़ने के लिए एक ग्राउंड को यूज किया जा रहा है, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल से यूज किया जा रहा है, तो वक्फ बाय यूजर नहीं हो जाएगा, यूज करने से वक्फ नहीं बन जाएगा। तो ये उसके अंदर एक थोड़ा इसको हटाया गया, जिसपे लेके विवाद भी है। और इसको भी लेके विवाद रहा कि क्या सिर्फ की नमाज पढ़ी जा रही है तो क्या वक्फ प्रॉपर्टी हो जाएगी। अगर किसी इस्लाम के धारण करने वाले ने उसको संपत्ति को दिया है तो वो तो वक्फ है ही है ना। लेकिन अगर देने का कोई प्रूफ नहीं है, और केवल इसलिए कि कुछ लोग कहीं पे नमाज पढ़ रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं जो इस्लामी धार्मिक कृत्य हैं, तो केवल उस कारण से नहीं हो जाएगा। तो ये एक इन्होंने इस चीज को हटाया, जिसके कारण से बहुत विवाद हो रहे थे। तो विवादों को भी खत्म करना है ना, मतलब जो 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 संपत्ति वक्त संपत्ति है, दिखती है, और जिसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन है, उसके बारे में तो संरक्षित किया गया। लेकिन जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, केवल दावा चला जा रहा है, उसको फिर थोड़ा सा वो क्या है, एक सामाजिक सामंजस्य भी इससे पैदा होता दिखता है इसके अंदर। उसके बाद उन्होंने बोला कि क्रिएशन अब एक होता है वक्फ औलाद, जो अपने मतलब इनहेरिटेंस राइट्स जो है उसके अंदर रहता है। तो उन्होंने बोला था कि अब नए कानून में बोला अगर वक्फ औलाद है कि जो औलादों मतलब बच्चों की भलाई के लिए किया गया, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि जब भी वो जो डोनर्स के जो वो है, तो उसमें उसकी बेटियों को भी वक्फ औलाद में उसका लाभ मिलेगा। तो पहले ऐसा नहीं था वक्फ औलाद में कि बेटियों का नाम नहीं तो ये होता। महिलाओं की दृष्टि से तो एक बड़ा महिलाओं की प्रोग्रेसिव दृष्टि से कदम है। पहले बार किया गया कि वक्फ औलाद में अगर वक्फ, वैसे हम वक्फ हो जाता है तो कभी किसी को मिलता नहीं है परिवार वालों को, लेकिन वक्फ औलाद एक खास तरह का वक्फ है, उसके अंदर मिलता है। तो बोला कि ऐसा नहीं होगा कि किसी ने वक्फ औलाद किया है तो उसका लाभ सिर्फ उसके लड़कों को मिलेगा, उसकी इनहेरिटेंस राइट जो है वुमेन मतलब उसकी पत्नी को, बेटी को, बहनों को, सबको मिलेगा। तो जो अभी हमारा हिंदू धर्म के अंदर भी इनहेरिटेंस के अंदर महिलाओं को आगे लाया जा रहा है कि जो एक नया नया परंपरा है, पुराने हिंदू लॉज में ऐसा नहीं था। और इसमें भी इसको उस तरफ एक वुमेन वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ इसको भी लाया गया, जो कि बहुत ही, मैं तो मानता हूँ कि हम तो मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के समर्थक हैं, हम जेंडर जस्टिस में भी बिलीव करते हैं। तो उस तरफ भी ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन 20 करोड़ है, जिसके अंदर तकरीबन 10 करोड़ महिलाएं हैं। तो इस्लाम में भी महिलाओं की संख्या ज्यादा है, तो 10 करोड़ से ज्यादा करोड़ महिलाएं होंगी। तो वक्फ का लाभ, अगर वक्फ औलाद है तो उनको भी लाभ मिलेगा। तो ये बहुत बड़े जो एक महिलाएं हैं उनकी तरफ एक रास्ता उसका खोल दिया गया। और अब जो पहले मैंने बताया था ना कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल थी और वक्फ बोर्ड होते थे उसके अंदर, और इसमें थोड़ा सा उसमें उसको ब्रॉडर किया गया। पहले उसमें केवल मुस्लिम होते थे, और उसमें अब किया गया कि उसमें मुस्लिम भी होंगे, रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम वुमेन का भी होगा। ये एक और अच्छा कदम हाँ जी, मतलब मुस्लिम जो वक्फ कांग्रेस काउंसिल और ने। स्टेट वक्फ बोर्ड थे। मुझे लगता है इसके कारण भी बहुत सारा है, क्योंकि एक जो रेडिकल तबका है मुस्लिम समाज का, हाँ
जो है, जिसने की जिसकी जिसने शाहबानो केस में भी दबाव हाँ, ये बनाकर लगातार, जो हाँ। है एक राजीव गांधी की सरकार को जो है वो मजबूर तो क्या किया था कि मतलब एक तुष्टिकरण की नीति के तहत एक नया कानून आया था। फिर उसके बाद ट्रिपल तलाक का जिन्होंने विरोध किया, हाँ, जो इनहेरिटेंस के अंदर जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से चूंकि सिविल लॉज लागू हो जाएंगे और उसमें मुस्लिम महिलाओं को भी उतना ही मानो, हक मिलेगा प्रॉपर्टी में, इनहेरिटेंस हाँ। में। तो इन सब का जो विरोध करते रहे हैं, तो वो एक तबका जो है वो शरिया में भी तो इसका विरोध कर महिलाओं रहा है। के महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी नहीं है ना शरिया के हम्म। हिसाब से, क्योंकि वो पुरातन है। वो काफी 2000 साल पुराना हो गया, और इतना पुरातन होने के कारण से तो मुझे लगता है ये जो रेडिकल तबका है तो वो हमने ये देखा परेशान भी है। बेसिकली, तो वो खासकर, और ये आपने अच्छी बात बताई क्योंकि अभी तक ये पक्ष सामने में नहीं आ रहा था कि महिलाओं का इतना जो है वो प्रोग्रेशन जो है वो सरकार औलाद चाह में रही है। और मैनेजमेंट में महिलाओं का आना, जी जी जी। क्योंकि इस्लाम में क्या, वैसे भी कहीं भी देखा जाए तो कहीं भी लोग महिलाओं को नहीं चाहते कि वो इन चीजों में आए। जैसे कि आप हमारे मंदिरों की भी अगर कमेटियां देखोगे तो मैं नाम पढ़ता हूँ अक्सर, तो नाम सारे पुरुषों के होते हैं, कभी कभार एक महिला का नाम रहता है, तो वो थोड़ा पर इस्लाम में तो महिला की स्थिति हमेशा से ही थोड़ी कमजोर रही है। तो अभी उसको एम्पावरमेंट हो रही है कि अब बोर्ड के नहीं, अंदर, हमारे यहाँ देखिए कम से कम अभी जैसे कुंभ में हमने देखा महिलाओं के अपने अखाड़े हैं। अब बहुत और अच्छा लगा मेरे को, किन्नरों के अखाड़े, महिलाओं के है ना, अखाड़े, और इतने महिला इतने नागा साधु। मतलब हम 5000 साल पहले जितने प्रोग्रेसिव थे और जितने इक्वालिटी में विश्वास करते थे, अब शायद थोड़ा कम करते हैं। तो हाँ। मुझे तो हमेशा, जितना मैं पीछे जाता हूँ उतना आनंदित हो जाता हूँ, उतना मुझे गर्व होता है कि कितनी ज्यादा विस्तार था, कितना ज्यादा समानता थी, कितनी ज्यादा प्रोग्रेशन थी। शायद बाद वाले सालों में कुछ दिक्कतें हुई तो हम थोड़े कंजर्वेटिव होते चले गए। तो एनीवे, बहरहाल हम वापस इस पे आते हैं। अब ये बताइए मुझे राजेश जी तो कि एक तो मैंने बताया कि हाँ, एक वुमेन और आ गई, ये हाँ। प्रोविजंस बताने के बाद मैं अपना सवाल साथ में ही जोड़ देता हूँ ताकि आप हाँ, उसको कंटिन्यूएशन में कर दें कि जो प्रमुख मुकदमे सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए हैं और हाँ, जो जजमेंट्स हैं, क्योंकि ये जो अब नए कानून की तरफ हम जा रहे हैं, तो ये कोर्ट की जजमेंट्स की एक बड़ी भूमिका उसमें रहती है कि वो एक रोड मैप एक तरीके से सरकार को देती हैं कि इंडिकेटिव रोड मैप, कि भाई अब इस चीज के अंदर बदलाव की जरूरत है, या ये चीज जो है अब समय के साथ साथ जो है वो रिडंडेंट होती जा रही है, इसको थोड़ा बदलाव कीजिए, थोड़ा प्रोग्रेसिवनेस लाइए, या ये एफिशिएंट नहीं है कानून जो है जो बना है। तो कुछ प्रमुख जो है मुकदमे आए होंगे, तो उनकी भी आप ये प्रोविजंस हाँ, बताने के बाद आप उनकी भी हाँ, चर्चा बिल्कुल, कीजिए। मैं वहां पे भी आता जी। हूँ। तो मैंने अभी बताया कि महिलाएं होंगी, अब बोर्ड के अंदर सेंट्रल काउंसिल में भी और वक्फ बोर्ड में भी महिलाएं होंगी। ठीक है, और नॉन मुस्लिम भी आएंगे। ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट का मामला है ना, अगर मैनेजमेंट में बहुत अच्छा आदमी आ रहा है तो आने चाहिए। उसके बाद बोला कि एक सेपरेट बोर्ड बनेगा बोहरा, क्योंकि इस मुस्लिमों में बहुत सी चीजें हैं ना, बोहरा है, आगा खानी कम्युनिटीज है, इनका कोई बोर्ड ही नहीं था, इनकी भी तो वक्फ है, इनकी भी संपत्तियां हैं। तो सुन्नी बोर्ड जो है वो इनकी संपत्ति भी कर रहा है, तो बोला इनके लिए अलग से बोर्ड बनेगा। तो ये भी बहुत अच्छा हुआ, इसमें जो मतलब ग्रास रूट लेवल पे जाके हाँ, रिप्रेजेंटेशन ये है। आपने बहुत अच्छी बात की क्योंकि बोहराज, अहमदियाज और ये बहुत अमीर लोग हैं, जो है, बोहरा हाँ, बहुत और अमीर है। नहीं, और लेकिन जो सुन्नी डोमिनेशन की वजह से आई नो। एक सेक्टेरियन डिवाइड है हाँ, इस्लाम हाँ, के हाँ, अंदर, लेट्स हाँ, एक्सेप्ट हाँ, दिस दैट हाँ। फॉल्ट लाइन इज देयर। अब और प्रॉपर्टी ये तो बोहरा ने की, और उसका सारा संचालन सुन्नी मिलके तो वो करेंगे। टारगेटेड, मतलब एक सुन्नी वर्सेस शियाज, सुन्नी वर्सेस बोहराज, सुन्नी वर्सेस अहमदियाज, शिया वर्सेस बोहराज, शिया वर्सेस अहमदियाज, ये एक हाँ, सेक्टेरियन डिवाइड है, एक फ्रेगमेंटेशन है। जैसे लोगों को लगता है कि बहुत ही इस्लाम एक बड़ा यूनिफाइड कम्युनिटी है, ऐसा नहीं है। बेसिकली जो है एक फ्रेगमेंटेड, और भारत में, करेक्ट मी राजेश जी इफ आई एम रॉन्ग, कि इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन दुनिया के पॉपुलेशन है, अंदर। सही बात है। तो इसलिए ये हम जो कानून की भी चर्चा कर रहे हैं या कुछ हुए, इसके ग्लोबल इम्प्लीकेशंस होने वाले हैं इस्लामिक कंट्रीज के अंदर भी वक्फ का जिस तरीके से जो है वो मैनेजमेंट होता है, क्योंकि हमारे यहाँ मुसलमानों की पॉपुलेशन कई ज्यादातर इस मतलब अपार्ट फ्रॉम इंडोनेशिया, इंडोनेशिया इज नॉट एन इस्लामिक कंट्री आज से पर से, बट उनसे ज्यादा वो है, तो द वर्ल्ड, इस्लामिक वर्ल्ड ऑल्सो लुक्स अप टू अस वो दैट क्यों हाउ नहीं, वी आर मैनेजिंग दम बेसिकली इस्लामिक अफेयर्स। जी राजेश जी। बिल्कुल वो है, क्योंकि जो भी कुछ हिंदुस्तान में होता है पूरी दुनिया उसकी तरफ देखती है। अभी पाकिस्तान में भी तो हम देखते हैं ना कि शिया सुन्नी विवाद होते हैं, शियाओं की मस्जिदों के अंदर स्टेन गन से गोलियां चला देते हैं। अब देखिए क्या खूबसूरती है भारतीय परंपरा की और भारतीय संस्कृति की, कितने आराम से हम लोग एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। लगभग सेम संस्कृति है, हम तो पंजाब के उस तरफ से ही आए हुए लोग हैं।
तो संस्कृति तो एक ही है। जब तक वहां हिंदू बहुल्यत था तो इतने दंगे वंगे शिया सुन्नी में भी नहीं होते थे। अब वहां पे केवल मुसलमान है, तो शियाई सुन्नी बहाइज ये सबके साथ जो है लगातार वो एक दूसरे को गैर इस्लामिक बोलकर उनकी हत्याएं करना, उनके धार्मिक स्थलों को छोड़ना। वही लोग, लगभग वही पॉपुलेशन का वो शिया सुन्नी सब लोग यहाँ पर भी हैं। और यहाँ पे आपस में इस कभी सुना आपने कि दंगे हो गए, शिवाओं की नो मस्जिदों सेक्टेरियन को? वॉयलेंस। नहीं, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति का वो है, बीज है कि यहाँ पे सबको स्वीकार किया जाता है। तो जैसे हिंदुत्व में हम सबको स्वीकार करते हैं, इस्लाम भी कुछ हद तक अपने आप को बदलता है यहाँ पर आके, और अपने अंदर को भी स्वीकार, सबको स्वीकार करता रहता है। कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाते हैं, हिंदुस्तानी संदर्भ आते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाते हैं। ये इस्लाम का भारतीय संस्करण। बिल्कुल। मेरे कुछ दोस्त गए वहां पर अपना पढ़ने वहां पे मक्का में, वो करने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, हज करने के लिए। हज करने के लिए। तो वो बोले कि इतने दिन का वो रखना वो करना, कह रहे कि जो लोग हिंदुस्तान से इस इलाके से जाते हैं उनका इस्लाम बिल्कुल अलग है, और जो अफगानिस्तान वगैरह से आते हैं उनका इस्लाम, क्योंकि यहाँ पर धार्मिक धार्मिकता बहुत ज्यादा है। और इस्लाम तो ऐसा धर्म है जिसके अंदर थोड़ी मतलब ईश्वर स्वरूप दिखता नहीं है, वहां पे परंपराएं नहीं होती, वहां पे मतलब कुछ नहीं, रिचुअल्स नहीं होते जैसे हम करते हैं। तो वो बोले कि ये हिंदुस्तानी है जो ज्यादा इस्लामी बनते हैं, जो ज्यादा उस तरफ ध्यान रखते हैं। तो ऐसी उन्होंने बातें की, तो मैंने कहा बात सही खैर, कह रहे कमिंग कमिंग बैक टू द जो है हैं। जी। जो हमारा सब्जेक्ट है, हाँ जी। तो इस पे तो आप बता दें कि कुछ और प्रोविजंस और फिर कोर्ट की जजमेंट। फिर ट्रिब्यूनल्स बनाया, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिब्यूनल्स में भी कुछ रिफॉर्म्स किए। अब इसमें दो मेंबर जो हैं, स्पेसिफिक 2 मेंबर कंपोजिशन, दो लोगों का वो बनेगा, मतलब वक्फ ट्रिब्यूनल। और उसमें अपील भी कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल की अपील जो है हाई कोर्ट पे चली जाएगी 90 दिनों के अंदर। पहले ऐसे अपील का प्रावधान नहीं था। अभी ट्रिब्यूनल में रिफॉर्म्स किए और उसमें मेंबर जोड़े गए। और एक सेकेंड, हाँ ये सेपरेट तो मैंने बता दिया। और उसके बाद 2 मेंबर्स कंपोजिशन अलॉन्ग अपील अगेंस्ट अपील का भी प्रावधान। आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो, पहले वो अपील का प्रावधान नहीं जो होता कि था। एक अच्छी चीज है, नहीं तो पहले तो ट्रिब्यूनल्स में ही आपने कर लिया, उसके बाद हाँ। आपके पास कोई, तो अब एक एक आप जुडिशियल सिस्टम के परव्यू में आ गए फिर हैं। इन्होंने एक लिमिटेशन एक्ट, पहले सेक्शन 107 होता था और उन्होंने वो हटा दिया। अब लिमिटेशन एक्ट जो है ना, तो स्टैंडर्डाइज जैसे लीगल प्रोसीडिंग्स होती है, तो हिंदुस्तान में लिमिटेशन एक्ट है कि इतने दिनों में आप ये मुकदमा लाओगे, नहीं तो नहीं। वरना क्या होता है, आप 15 साल के बाद बोलो जी ये प्रॉपर्टी वक्फ है, अब 20 साल बोला तो मतलब लिमिटेशन एक्ट हो गया। जैसे 3 साल का, 12 साल का, 30 साल का वक्फा हो गया। तो आपको अगर विवाद पैदा हो गया, आपको मालूम चल गया है कि आपकी वक्फ संपत्ति में किसने कब्जा कर लिया है, तो कोर्ट में आपको आना है, समय में आना है। तो समय में नहीं आओगे, फिर आप ये नहीं हो सकता कि आप 100 साल बाद, 200 साल बाद विवाद पैदा करोगे। तो ये भी एक नई चीज इसमें पैदा की। जैसे मैंने बताया था कि जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी में भेजा गया था, उसके 21 मेंबर बने थे, जिसमें कि लोकसभा से 21 थे, 10 राज्यसभा में थे। और इनको बोला था कि ये इस काम को पूरा करें, और इनको विंटर सेशन में इसको पूरा करके देना था। और अभी जो मेरी जो जानकारी है, 28 फरवरी 1925 तक की यूनियन कैबिनेट ने जो है वो अप्रूव कर दिया है रिवाइज वक्फ अमेंडमेंट बिल 225। इसमें कुछ रिकमेंडेशन जेपीसी की भी डाली है, वो बिल हमारे सामने आ रहा होगा। और अब उसका वो प्रोसीजर जो लंबा चलता है वो पार्लियामेंट में प्रस्तुत होगा। तो जी जी, 10 मार्च को वो ये मेरे ख्याल से सेशन जो है, जो बजट सत्र का रिसेस के बाद जो दूसरा हिस्सा है, वो 10 मार्च को शुरू होगा। और उस समय सरकार, चूंकि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है इसको, तो जी। सरकार इस बिल को जो है वो रखेगी। तो राजेश जी, अब हम आ जाते हैं और फिर उसमें देखते हैं कि पिछले वाले जो बिल जिसके प्रावधानों की चर्चा की राजेश जी ने, और इस वाले में मुझे जहां तक मतलब हम लोग थोड़ा एनालाइज ही कर सकते हैं इसको, और थोड़ा जिसको आप कहते हैं स्पेकुलेट तो नहीं कहेंगे, बट थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि फंडामेंटल्स में बहुत ज्यादा फर्क होगा, कुछ थोड़ी बहुत चीजें ऐसी हो सकती हैं एक इसको दो। बहुत एफिशिएंट बनाया गया, पार्टिसिपेटिव, एफिशिएंट एंड वुमेन रिप्रेजेंटेशन और प्रोफेशनलिज्म। और ट्रांसपेरेंसी, हाँ, खासकर ट्रांसपेरेंट। पारदर्शिता जो है। और जैसे कलेक्टर वगैरह भी उसमें रह सकते हैं, सब कुछ रहेगा। तो बहुत ही एफिशिएंट लोगों को डाला गया, महिलाओं को डाला गया, एफिशिएंसी हम्म। का लेवल है। और भी मैं डिटेल बताता, लेकिन थोड़ा भी समय कम हो जाएगा। जी, तो अब जरा हम कुछ प्रमुख जो है जजमेंट वो कोर्ट केसेस पर आ जाते हैं राजेश जी की भी जरा। इसमें सुप्रीम कोर्ट में बार बार ये चीजें आती रही, इतनी बड़ी वक्त है, इतनी बड़ी संपत्ति है। तो एक कर्नाटका बोर्ड ऑफ वक्फ वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये 2004 का मुकदमा है। और इसमें एक्विजिशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी बाय द गवर्नमेंट, सरकार कैसे वक्फ प्रॉपर्टी को ले लेगी,
तो उसने बोला कि सिर्फ नोटिफिकेशन करके आप नहीं दे पाओगे, आपको पूरा वो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो ये पहले वाले मुकदमों में, बड़े मुकदमों में। एक सैयद अली वर्सेस आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड 1998 का मुकदमा है। और इसमें बोला कि अगर प्रॉपर्टी एक बार डेडिकेट कर दी, वक्फ को दे दी गई, तो इसका स्टेटस परमानेंटली वक्फ ही रहेगा, इसके स्टेटस को कोई बदल नहीं सकता है। तो ये उन्होंने स्थापित किया सैयद अली में 1998 के अंदर। एक कुछ पंजाब में वक्फ की बहुत प्रॉपर्टी है, क्योंकि पंजाब तो हजार सालों से मुसलमानों का राज रहा है, तो वक्फ प्रॉपर्टी बहुत है। हम अपने गांव में भी देखते हैं तो वक्फ प्रॉपर्टी काफी है, लोग कब्जा भी बहुत करते हैं, जाट जाट लोग कब्जा कर लेते हैं। तो पंजाब वक्फ बोर्ड है, जिसका एक केस है कि श्याम सिंह हरिके, तो उन्होंने बोला कि वक्फ की जो जुरिस्डिक्शन बाउंड्रीज है उसके बारे में मुकदमा था। उसमें उन्होंने बोला कि नहीं भाई साहब, अगर वक्फ प्रॉपर्टी है तो ट्रिब्यूनल में ही जाएगा, कोई और एजेंसी उसको कर नहीं सकती। एक वीपी निदेश वर्सेस केरला स्टेट वक्फ बोर्ड 2023 का मुकदमा भी है। उन्होंने सेक्शन 52 वक्फ बोर्ड के बारे में किया। और उन्होंने बोला कि अब जो नए प्रावधान आए सजा वजा के, वो कानून आने के बाद ही चालू होंगे, उससे पहले चालू नहीं हो जाएंगे। ऐसे ही एक बार बार मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में आते रहते हैं, एक जुरिस्डिक्शन ओवर मुतव्वली अपॉइंटमेंट, इसके बारे में भी मुकदमा आया। और कोर्ट ने बोला कि ये जो काम है कि अपॉइंट करना या रिमूव करना मुतवली को, ये जो है, जो मैनेजर है, वो वक्फ बोर्ड के साथ ही रहेगा, और वक्फ ट्रिब्यूनल इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो कई बार डिफरेंट जो एजेंसीज हैं वो एक दूसरे के एरिया में घुसती हैं। तो ऐसे करके कुछ मोटे मोटे मुकदमे भी हैं जो कि इसके अंदर हुए हैं। मतलब अभी इसके बारे तो में। राजेश जी, मैं एक बस अंतिम प्रश्न आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने की बात जो है वो कही गई है। फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूडेड है, मौलिक अधिकारों में जो है अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा के लिए जो विशेष प्रावधान है, अल्पसंख्यकों की आइडेंटिटी के लिए, उनकी रक्षा, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए मौलिक अधिकारों में विशेष प्रावधान है। आपको अभी तक ओवरऑल क्या लगता है? मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि जब ये बिल पास होगा तो मुझे इस बात का पूरा अंदेशा है, पहले भी जैसे जब धारा 370 भी हटाई गई या और भी कई ऐसे वो आते हैं, तो ऐसा होता है कि लोग उसके खिलाफ कोर्ट में जाते हैं ना। और उसमें मुझे लगता है जो सबसे बड़ा मसला होगा जो है वो यही होगा कि ये अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर का हनन करने की कोशिश है, उसमें अननेसेसरी इंटरफेरेंस करने की कोशिश है। ओवरऑल क्या ये संवैधानिक दृष्टि से आपको एक विशेषज्ञ के तौर पे, क्योंकि आपने बहुत सारे संविधान से संबंधित मसले जो है वो डील किए हैं अदालतों में, तो आपको क्या लगता है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली अलाइंड है? हमारा जो कॉन्सेप्ट है राइट्स टू माइनॉरिटीज, यानी कि संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को की रक्षा को लेकर जो प्रावधान है, जो भावना है, जो स्पिरिट है, उसके साथ ये जो सरकार प्रयास कर रही है वक्फ बोर्ड वक्फ को लेकर कानून बनाने का, क्या ये अलाइंड है दोनों चीजें आपस में? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये सिर्फ भावनाओं का मामला नहीं है ना। अगर धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है किताब पढ़ के या वो नहीं है। ये संपत्ति का मामला है। और संपत्ति अब करोड़ों अरबों खरबों रुपए में है। सबसे बड़ी संपत्ति रेलवे के बाद वक्फ की है। तो जैसे मैंने शुरुआत में हम बातचीत कर रहे थे कि किसी भी आप मुसलमान से पूछो कि क्या वक्फ की संपत्ति जो है वो सुरक्षित है, तो उसका उत्तर होगा, 100 में से 100 बोलेंगे नहीं। तो उसके बाद दूसरा सवाल पूछेंगे क्या वक्फ की संपत्ति का संरक्षण करने की जो व्यवस्था है, क्या वो सफिशिएंट है, इफेक्टिव है, तो उत्तर बोलेंगे नहीं। तो क्या वो उत्तर, तीसरा प्रश्न होगा, क्या वक्फ की संपत्ति का संरक्षण, उसकी संपत्ति का प्रोटेक्शन और उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट होना चाहिए? तो आंसर आएगा 100 में से 100 एक। मैं इन पुराने कानूनों के बारे में, बिल्स के बारे में मैंने आपको बताया। और ये जैसा इसके नाम से ही वो है कि ये सब कमियों को दूर करने की कोशिश है। इसमें जैसे था कि ट्रिब्यूनल है तो उसके अंदर इस्लाम को जानने वाला आदमी चाहिए। अरे इस्लाम को जानने वाला, चाहे कि एडमिनिस्ट्रेशन के जानने वाला आदमी जरूरी चाहिए ना इसके अंदर। अगर आपका डीएम या इस लेवल का, कलेक्टर लेवल का आदमी आता है तो उससे ज्यादा अच्छा होगा। तो इट विल ब्रिंग मोर एफिशिएंसी, बेटर मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज। तो जिस आदमी ने आज से 1000 साल पहले वक्फ किया, 500 साल पहले किया, 200 साल पहले किया, 100 साल पहले किया, 50 साल पहले किया, 20 साल पहले किया, 10 साल पहले किया, तो इस्लाम में तो आत्मा की में विश्वास नहीं करते हैं। अगर हम भारतीय संदर्भों में माने, तो क्या इस नए कानून से आने वाले वो आदमी जिसने 500 साल, 1000 साल, 100 साल पहले वक्त किया,
क्या वो अपनी वक्फ प्रॉपर्टी को ज्यादा अच्छी तरह से सुरक्षित होते हुए, संरक्षित होते हुए, ठीक उपयोग होते हुए महसूस करेगा? तो मेरा बेशक मानना है कि हाँ, वो महसूस करेगा कि ये नई व्यवस्था जो आ रही है उससे मेरा 100 साल, 500 साल, 200 साल, 50 साल पुराना वक्त सुरक्षित और संरक्षित हो गया। जिसके लिए मैंने सोचा था उसके लिए वो चला गया। या जिसको हम तो ये कह सकते हैं कि अगर किसी ने आज वक्फ करना है तो वो क्या निश्चिंत होकर इस कानून के आने के बाद ये कर सकेगा कि हाँ, अब ये कानून है तो जो मैं वक्फ कर रहा हूँ उसका हाँ, ठीक इस्तेमाल हो। मतलब संपत्ति है तो, लेकिन बहुत अच्छी तरह से संरक्षित, बहुत अच्छी तरह से मैनेज मॉडर्न होगा, हो गया। इस कारण से माइनॉरिटी के राइट का कोई भी कारण ही नहीं है कि बोला जाए कि माइनॉरिटीज के रिलीजियस राइट का इंफ्रिंजमेंट हो रहेगा। माइनॉरिटीज के रिलीजियस राइट्स जो वक्त में रिफ्लेक्ट हो गए, संपत्ति में रिफ्लेक्ट हो गए, उसका बहुत ही बेहतरीन मैनेजमेंट। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें आप नॉन मुस्लिम्स को भी आप अलाउ कर रहे हो इसके मैनेजमेंट के अंदर, तो ये एक बार बार डिस्कशन में आ रहा है। लेकिन कौन किन नॉन मुस्लिम को डाल रहे हैं? अब वो बोल रहे हैं जो जो कलेक्टर रहा हो या वो पहले रहा हो, इस तरह का जिनका बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है, जैसे हम किसी भी करने के लिए कर लेते हैं। महिलाओं का आना है तो ये सब कुछ अच्छा है। एक लार्जर लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द इस्लाम, मुस्लिम्स, वक्फ, इसको ये बिल्कुल वो करता है। मैं व्यक्तिगत तौर पर अगर एक इस्लामी होने के नाते से सोचता हूँ तो अपने आप को बहुत सुरक्षित, संरक्षित पाता हूँ अब वक्फ प्रॉपर्टीज को। एक भारतीय नागरिक होने के नाते भी सोचता हूँ तो मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि हम हिंदू हैं, तो हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, जो माइनॉरिटी हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रावधान आ रहे हैं। तो ये भी मेरे को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करवाता है कि इस समय में जब एक दूसरे को लोग अच्छी तरह से नजर नहीं देख रहे, ये भारतीय सरकार एक ऐसी चीज लेके आ रही है जिससे सब लोग बहुत ही संरक्षित, बहुत ही सुरक्षित महसूस करेंगे उन संपत्तियों के बारे में जो उनके बाप दादाओं ने 10, 20, 50, 100, 200 साल पहले की थी। तो राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं एक छोटा सा, जी जी हाँ, प्लीज प्लीज। मेरे को था कि कि आपके अगर पीछे कोई किताबें मेरे पढ़ी उससे हैं। रह गया हो तो हाँ, आप बताएं। आपके पीछे किताबें पढ़ी हैं, जी। तो मैं देख रहा था कि क्या हाँ, मैं ये आपकी हमारी, मुझे ये बताइए कि अगर ये, क्योंकि इस विषय के ऊपर कंटेम्प्रेरी उसमें बहुत ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो कुछ अगर आप पुस्तकें जो है, मैं दर्शकों से माफी चाहता हूँ, मेरी और अजय जी की ऑफ कैमरा चर्चा हुई थी और हमने इस विषय में भी चर्चा करनी थी कि किताबें। लोगों की चर्चा की कुछ ऐसी पुस्तकें जो लोग पढ़ना चाहें जिससे हाँ, कि उनको वक्फ का कॉन्सेप्ट समझ आ सके इसके ऐतिहासिक संदर्भों से। गाना भी तो है ना अजय एक। जी प्लीज आप बताएं। गाना भी है, किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने। तो इसमें मतलब साहित्य भी है ना इसके ऊपर, वक्त के ऊपर इतना सारा। आईने अकबरी जो अब्दुल फजल ने लिखी थी, अकबरनामा के नाम से जाते हैं, इसके अंदर भी बहुत ही वक्त का यूज होता है। वक्त बाई मुगल्स रूलर्स फॉर मॉस्क, मस्जिदें बनाई। बाबरनामा में भी वो बार बार बोलता है कि उसने वहां मस्जिद बनाई, वहां उसने पार्क बनाए। तो आईने अकबरी में काफी रेफरेंस आता है। एक फतवा आलमगीर है, औरंगजेब का नाम अभी काफी आता रहता है, 17वीं शताब्दी में था। औरंगजेब ने बड़ी काफी मुस्लिम स्कॉलर्स को बुलाकर और इस्लामिक लॉ के ऊपर पूरा का पूरा, जैसे जो से बातें हम कर रहे हैं ना वक्त प्रॉपर्टी के बारे में, तो उन्होंने हनाफी इस्लामिक स्कूल के बारे में गाइडलाइंस बनाई जो वक्त प्रॉपर्टीज के बारे में, देयर गवर्नेंस एंड डिस्प्यूट। 17वीं शताब्दी में औरंगजेब साहब ने ये बनाया। और फतवाए आलमगीर बहुत बड़ी मशहूर इस्लामिक लॉ की किताब है, जिसको मौका मिले उसको पढ़नी चाहिए, जिनकी जिनकी इच्छाएं जानकारी की होती हैं। उसके बाद ब्रिटिश इरा में भी एक जुडिशियल डिसीजंस छापे गए वक्त के बारे में 19th सेंचुरी में। जो सारे ब्रिटिश कोर्ट, एंग्लो मोहम्मदन लॉ इस नाम से वो किताब लाई गई, सारे केसेस उसके अंदर आए। एक सर सैयद अहमद खान की किताब है 19th सेंचुरी में। और उसके उस किताब उसके उनकी जो वो थी, जो उनकी राइटिंग्स थी, उसके उसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने भी छापा है। और इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस इन इंडिया, अफाज ए फियाजी और ताहिर महमूद बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनकी एक किताब है। और अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ रही है। उसके बाद मुस्लिम एंडाउमेंट्स एंड वक्फ इन साउथ एशिया, ये किताब है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ इन इंडिया, ताहिर महमूद साहब की दोबारा किताब है। हिस्टोरिकल स्टडीज ऑफ वक्फ, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। मैंने इनमें से कोई भी किताब पढ़ी नहीं है, पर मैं अभी चूंकि वक्फ की बात आ रही है तो मैं ताहिर महमूद साहब का बहुत फैन रहा हूँ, तो मैं जरूर उनकी किताब पढ़ूंगा। हो सकता है आने वाले टाइम पर हम इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस ऑफ इंडिया या ऐसी किसी किताब की जी चर्चा करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने अपने व्यस्त शेड्यूल में से समय निकाला और इस विषय में चर्चा की। ये विषय बहुत बड़ा है,
अभी जब एक बार बिल आने दीजिए और पारित होने दीजिए, उसके बाद हम फिर से एक बार इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। रिविजिट करेंगे, यस, जी हाँ। जी बिल्कुल, हमें मुझे लगता है कि रिविजिट पर करना अब चाहिए। हमारे दर्शकों को थोड़ा ये है कि पता चल गया कहाँ से शुरू हुआ, मोहम्मद साहब कहाँ से हुआ, तो अब उनको जब वक्फ की बात होगी तो वो काफी अच्छी तरह से बहस में भाग ले पाएंगे। जी, और बहस को समझ भी पाएंगे। और मुझे लगता है कि लॉ स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, मीडिया के लोगों के लिए, तो इन सब लोगों के लिए भी जो है, ये जो आपने आज पूरी की पूरी बात सामने रखी, तो ये उनके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। और हम लोग एक नए विषय के साथ जल्दी मिलेंगे। और राजेश जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अरुण जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा इस बारे में बात करके।